वीर वाइड भूम जायल की इस पावन भूमि पर। और इसी बीच श्रीमान रूपाराम जी रोज सरपंच ग्राम पंचायत इनाना का साफा पहनाकर स्वागत करेंगे श्रीमान हनुमान जी डुकिया, और माला पहनाकर श्रीमान ओम प्रकाश जी सोमड़वाल। श्रीमान रूपाराम जी रोज ने इस कार्यक्रम को सजाने के लिए दिन रात मेहनत की, आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमान रूपाराम जी रोज सरपंच इनाना आगे आए, आपका हनुमान जी स्वागत करेंगे। और इसी बीच हमारे बीच पंचायत समिति सदस्य श्रीमान कुमाराम जी मेघवाल हमारे बीच मौजूद, आपका साफा बनाकर स्वागत श्रीमान प्रेम जी भाकर, और माला बनाकर श्रीमान राम डुकिया जी, रामू जी डुकिया। कुमाराम जी मेघवाल का स्वागत साफा बनाकर प्रेम जी भाकर। बिना किसी विलंब के त्वरित प्रवाह से आ गए। और स्वागत के अगली श्रृंखला में श्रीमान सीआर नाइक साहब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के एक समर्पित और जुझारू कार्यकर्ता है जो पार्टी के लिए दिन रात काम करते हैं। आपका साफा बनाकर स्वागत करेंगे श्रीमान शहर मोहम्मद खान। श्रीमान शेर मोहम्मद खान आ गया है, और चेनाराम सीआर नाइक साहब का भव्य स्वागत त्वरित प्रवाह से आ गया है सीआर नाइक। और स्वागत की अगली वेला में पंचायत समिति सदस्य मेरे बड़े भाई श्रीमान राहुल जी खारड़िया हमारे बीच मौजूद हैं। राहुल जी खारड़िया का स्वागत श्रीमान महिपाल जी सीवर के करकमलों से साफा बनाकर भव्य स्वागत। श्रीमान राहुल जी खारड़िया आप आगे आए। और इसी के साथ सुकाराम जी नाइक आप स्वागत के लिए आगे, आपका स्वागत करेंगे श्रीमान जगदीश जी जाखड़, साफा बनाकर श्रीमान जगदीश जी जाखड़, और माला बनाकर श्रीमान सोन जी पूर्व सरपंच डेहरी आप आगे आए। और श्रीमान पांचाराम जी भटेसर सरपंच बोडवा, आपका स्वागत करेंगे श्रीमान हरिराम जी सोमड़वाल, और श्रीमान जितेंद्र जी गरवा बुरडी। श्रीमान पांचाराम जी भटेसर का स्वागत। और स्वागत की अगली वेला में हमारे बीच मिर्जा कॉलेज के छात्र नेता और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के एक समर्पित नेता श्रीमान सुरेंद्र जी दोथड़, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मिर्जा कॉलेज नागौर, आपका स्वागत। श्रीमान सुखदेव जी ठेकेदार साहब, सुखदेव जी ठेकेदार आप आगे आए, और सुरेंद्र जी धोतड़ का स्वागत कीजिए। स्वागत के लिए श्रीमान शिवदान जी रेलिया आप भी आगे आए स्वागत के लिए। और श्रीमान पूर्णाराम जी बिडिया सर पूर्व सरपंच जोशीना, पूर्णाराम जी का स्वागत करेंगे श्रीमान श्याम जी बेनीवाल और श्रीमान राम प्रकाश जी बीचर। श्याम जी बेनीवाल और राम प्रकाश जी बीचर आप स्वागत के लिए गए। जिन्होंने स्वागत कर दिया वो नीचे चले जाए। सुरेंद्र जी धोतड़ का स्वागत सुखदेव जी ठेकेदार साहब के द्वारा। श्रीमान गोवर्धन जी रेवाड़, श्रीमान प्रेमाराम जी मेघवाल पूर्व सरपंच, और श्रीमान जीवन जी बोडवा, आप सभी मंच पे आए। और स्वागत की अगली वेला में श्रीमान सुरेश जी खटीक पूर्व सरपंच रोल, आपका स्वागत करेंगे श्रीमान मुकेश जी बांगड़ा और श्रीमान दिनेश जी मेघवाल। श्रीमान सुरेश जी खटीक आप भी मंच पे आए, आपका भी स्वागत। एक बार सभी कार्यकर्ता से जितने भी लोग खड़े हैं, देखो मंच पूरा खाली पड़ा है सामने, मंच के सामने आ जाओ प्लीज, आपसे निवेदन है। हनुमान जी भाई साहब का कहना है, हनुमान जी भाई साहब का मैसेज मानो आप। जितने भी लोग हैं देखो सामने दरियों पर आराम से बैठो, कार्यक्रम का आनंद लोग खड़े हो, कार्यक्रम लंबा चलेगा। और श्रीमान रामलाल जी इनानिया आपका स्वागत करेंगे श्रीमान भवलाल जी नाइक सरपंच साहब, और श्रीमान सुखराम जी खुड़खुड़िया तेजा मंदिर अध्यक्ष, आपका स्वागत करेंगे श्रीमान गोपाल जी गरवा और श्रीमान अशोक जी बुगासरा, और श्रीमान रामलाल जी इनानिया आपके स्वागत के लिए श्रीमान भवलाल जी नाइक आप आगे आए, और आप सभी का भव्य स्वागत। और हमारे बीच राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नागौर के जिलाध्यक्ष श्रीमान हनुमान जी बागर हमारे बीच मौजूद है। हनुमान जी भाई साहब का स्वागत करेंगे श्रीमान सुरेंद्र जी सोमड़वाल और ओम जी डोगीवाल और सुरेंद्र जी सोमड़वाल, हनुमान जी बागर का स्वागत। गोवर्धन राम जी रेवाड़ जिनका सदस्यता के लिए हनुमान जी बेनीवाल ग्रहण कर रहे हैं, हार्दिक अभिनंदन। आगे मैं प्रेमाराम जी मेघवाल जीवन राम जी को निवेदन कर रहा हूं कि वे मंच पर आए जी। श्रीमान जीवन जी लवाइच बोडवा, श्रीमान जीवन जी लवाइच बोडवा मुख्य मंच पे आए।
श्रीमान खियाराम जी लोहित चिबोड़ो आप भी मंच पे आए। मंच पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कई लोग आज दामन थाम रहे हैं, बहुत बहुत बधाई आप सभी को। निश्चित तौर से आप एक सुरक्षित हाथों में आ रहे हो। अब खिजरू खां पंडेल साहब आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सदस्यता लेंगे। ठीक है, इससे पहले एक बार नाइक समाज की तरफ से हनुमान जी भाई साहब को तलवार भेंट की जाएगी। संपूर्ण नाइक समाज का बहुत बहुत धन्यवाद। और मंच खाली करें, जितने भी साथी मंच पर खड़े आपसे निवेदन मंच खाली करें आप। जी, नाइक समाज की तरफ से हनुमान जी भाई साहब को तलवार भेंट कर भव्य स्वागत। और मेघवाल समाज की तरफ से बाबा साहब अम्बेडकर की समर्थित जन्म भेंट कर हनुमान जी भाई साहब का भव्य स्वागत किया जाएगा। सबसे पहले नाइक समाज की, एक बार नाइक समाज के लिए दोनों हाथों की जोरदार तालियां। जो तलवार भेंट कर हनुमान जी भाई साहब का भव्य स्वागत। संपूर्ण नाइक समाज का आशीर्वाद आज हनुमान जी भाई साहब को मिल रहा है कि तलवारों की धारों पर इतिहास तुम्हारा चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और मेघवाल समाज की तरफ से बाबा साहेब अम्बेडकर की स्मृति चिन्ह भेंट करके स्वागत। पीछे चले जाओ प्लीज। हनुमान जी लोमरोड पंचायत समिति सदस्य मंच के ऊपर आया। हनुमान जी लोमरोड पंचायत समिति सदस्य मंच के ऊपर आए। राहुल जी खरड़िया, अनिल जी वारपाल, इनकी पूरी टीम की तरफ से मेघवाल समाज की तरफ से हनुमान जी भाई साहब को बाबा साहेब की स्मृति चिन्ह भेंट कर भव्य स्वागत और अभिनंदन है। श्रीमान जीवन जी द्वाइज का स्वागत करेंगे ओम प्रकाश जी डोगीवाल। इसके साथ इस स्वागत की बेला को मैं ही विराम देता हूं। पंचायत समिति सदस्य श्रीमान हनुमान जी लोमरोड आप मंच के ऊपर आए। खिजरू खां जी का स्वागत श्रीमान ओम प्रकाश जी डोगीवाल के करकमलों से। तो लीजिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाने उससे पहले उद्बोधन की इस वेला में स्वागत उद्बोधन के लिए हमारे बीच जाइल की एक मोटी आवाज श्रीमान अनिल जी वारपाल को मैं मंच पर। सुजानगढ़ से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक प्रत्याशी श्रीमान सीताराम जी नाइक आप आगे आए और अपने सुभाषित से हम सबको लाभान्वित कीजिए। भारत माता की, भारत माता की। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद। हनुमान जी बेनीवाल जिंदाबाद। बोलो वीर तेजाजी महाराज की, बोलो राम सा पीर की, बोलो गोगा जी महाराज की, बोलो गुसाई जी महाराज की, बोलो बाबू जी महाराज की, बोलो जगदम्बा भवानी की, बोलो ख्वाजा साहब की, बोलो नौनाथ चौरासीदा की, बोलो 33 करोड़ देवी देवता की। परम सम्मानीय आपके जायल की पावनधरा पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का सत्ता संकल्प यात्रा कार्यक्रम होने जा रहा है। मंच पर विराजमान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल साहब, मेयर साहब, पूर्व में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव लड़े वारुपाल जी, सम्मानित मंच, मेरे सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, माताओं बहनों, जहां तक मेरी आवाज जा रही है आप ध्यानपूर्वक सुने मेरे साथियों, सम्मानित साथियों। चुनाव का बिगुल बन चुका है। अब आप 75 साल से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकलाप देखते आए। मेरे भाइयों, आपका 36 कौम की आवाज सुनने वाला राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का मसीहा, आप 36 कौम का मसीहा
हनुमान बेनीवाल है, जो 36 कौम का ध्यान रखता है, सभी समाजों का सम्मान करता है। इसलिए आपको ध्यान में रखना होगा। अब ये जब 25 तारीख को जब चुनाव आए और आप चुनाव वोट देने जाओ, अपने इष्ट देवताओं को याद करते हुए बोतल के निशान पर वोट देना। भाई हनुमान जी के हाथ मजबूत करना, भाई हनुमान जी के हाथ मजबूत करोगे। आज तक हनुमान जी बेनीवाल 36 कौम का ध्यान रखते आए हैं और 36 कौम का ध्यान रखेंगे, इतना ही मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। सम्मानित साथियों, हनुमान जी के हाथ मजबूत करो। मेरी बात सुनी, मेरा मान और सम्मान किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथियों। थैंक यू भाई साहब। तो लीजिए स्वागत उद्बोधन के लिए वेला में हमारे बीच अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान द्रौपदी खान जी मेरा हमारे बीच मौजूद है। आपका भी स्वागत। जयल की इस पवन धरा पर सत्ता संकल्प यात्रा में पधारे हमारे सुप्रीमो नागौर सांसद आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब, सुजानगढ़ प्रत्याशी रहे सीताराम जी नायक साहब, आपके लाडले प्रत्याशी अनिल जी बरूपाल साहब, सम्मानित मंच। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हनुमान जी बेनीवाल साहब 36 कौम के लिए संघर्ष कर रहे हैं और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बनाकर जो आने वाला हमारे युवाओं का भविष्य है, 36 कौम का भविष्य है, शोषित, दलित, पिछड़े वर्ग और माइनॉरिटी के लिए विशेष तौर से हनुमान बेनीवाल जी ने ये पार्टी बनाई, आपको मौका दिया। और जायल में पिछली बार आप लोगों ने मेहनत की, लेकिन हमारा जो परिणाम आना चाहिए था, कहीं हम पिछड़ गए। लेकिन इस बार जायल ही नहीं, पूरा नागौर, मारवाड़ और राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल की पार्टी सत्ता में आनी चाहिए, तभी हमारा आपका भविष्य सुरक्षित होगा, तभी किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। हम लोग जब तक किसान के बेटे को सीएम की कुर्सी पर नहीं बिठाएंगे, तब तक हम लोग कांग्रेस और बीजेपी से कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। 70 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। भाषण तो आपको खूब दिए, खूब सुने, लेकिन अब तो वो टाइम आ गया है कि जब आपको वोट के रूप में हनुमान जी बेनीवाल को ताकत देनी है। और ये ताकत जिस हाथ में कलम दोगे, वो आने वाले आपके भविष्य लिखा जाएगा, आपके बच्चों का भविष्य लिखा जाएगा। अगर राजस्थान में भाईचारा, आपसी प्रेम बढ़ाना चाहते हो और विकास के नए आयाम स्थापित करना चाहते हो, तो आप लोग राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करें। जहां भी जिस क्षेत्र में विधानसभा में, चाहे SC/ST का कैंडिडेट हो, चाहे चौधरी समाज का हो, चाहे राजपूत समाज हो, चाहे मुसलमान समाज का हो, चाहे हमारा भाई विष्णुई हो, चाहे कुमावत हो, चाहे मेघवाड़ है, चाहे नायक है, कोई भी आए, आपको तो एक ही निशान दिखना चाहिए, बोतल का निशान और हनुमान बेनीवाल पार्टी का सिंबल। उसको अधिक से अधिक मतदान कर आप विजय बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। तो लीजिए उद्बोधन के लिए वेला में हमारे बीच हनुमान जी भाई साहब के सुपुत्र आशुतोष और बेटी दिया 2 शब्द कहना चाहिए। आप आगे आइए। थैंक यू, बहुत खूब। तो लीजिए उद्बोधन के अगली वेला में हमारे बीच श्रीमान अनिल जी वारुपाल हमारे बीच मौजूद। एक बार दोनों हाथों की जोरदार ताली से श्रीमान अनिल जी वारुपाल। राम राम सर, सलाम अलैकुम। हनुमान जी बेनीवाल RLP सुप्रीमो और नागौर के लोकप्रिय सांसद, इनके नेतृत्व में आयोजित सत्ता संकल्प यात्रा के मेरे विधानसभा क्षेत्र जायल की इस पावन धरा पर आगमन पर मंच पर विराजमान रालोपा सुप्रीमो, नागौर सांसद, बड़े भाई आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब, अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रऊफ खान साहब, सुजानगढ़ से उपचुनाव में प्रत्याशी रहे सीताराम जी नायक साहब, भाई सुरेंद्र जी दोतड़, गोवर्धन जी रेवाड़पुर जिला परिषद सदस्य, सामने विराजमान झूमर जी बेनीवाल, शोभाराम जी मेघवाल, प्रेम जी मेघवाल, पूर्व सरपंच बोड़वा, पांचाराम जी बटेसर,
वर्तमान सरपंच बोड़वा, सम्मानित मंच और सामने उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, युवा साथियों और माताओं बहनों, जैसा कि आप सबको पता है कि दोनों पार्टियां मिली भगत करके जनता को किस तरह से लूट मचा रखी है। 5 साल ये सत्ता में आते हैं, जनता का खून चूसने का प्रयास करते हैं, और 5 साल जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो 5 साल वो भी कोई कमी नहीं रखती। तो दोनों पार्टियों के इस मिलाजुली के खेल को खत्म करने के लिए भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल ने ये सत्ता संकल्प यात्रा व्यवस्था परिवर्तन के लिए, इस व्यवस्था में आप सब देख रहे हो जबरदस्त भ्रष्टाचार, अपराध, अन्याय, तानाशाही और लेट लतीफी, इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए भाई साहब ने यह बीड़ा उठाया और भाई साहब को अपार जन समर्थन मिल रहा है। इसको देखकर लगता है कि इस बार सत्ता बदलने वाली है और सत्ता आम जवान और किसान के बेटे के हाथ में आने वाली है। आप सबने देखा होगा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अगर विपक्ष की भूमिका में कहीं दिख रही है तो अकेले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी दिख रही है। सरकार जो गलत निर्णय करती है उस गलत निर्णय का विरोध अगर कोई करता है तो रालोपा सुप्रीमो और रालोपा पार्टी के नेता, और यहाँ प्रशासन जो अन्याय और अत्याचार कर रहा है उसके विरोध में भी आरएलपी के जो सिपाही है वही मजबूती से आवाज उठाते, दूसरा कोई नहीं बोलता। अभी नागौर जिले में अगर देखा जाए तो जाइल विधानसभा क्षेत्र सबसे शांत इलाका हुआ करता था कोई टाइम में। आज देखिए यहाँ अपराधों की बाढ़ आ गई या भ्रष्टाचार चरम पर है, और यहाँ की जो सत्ताधारी विधायक उसको तो बहुत से लोग भ्रष्टाचार की देवी और कहने लगे। तो आपने देखा होगा यहाँ अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नौकरी कर रहा है उसको भी डर डर के अपना काम करना पड़ता है। आम आवाम और किसान की सुनने वाला कोई नहीं, और खुले आम भ्रष्टाचार को इन्होंने बढ़ावा दे रखा है और लोगों में एक भय का माहौल पैदा कर दिया। इसके सामने बोलने की कोई हिम्मत नहीं करता। यहाँ भी अगर इस भ्रष्टाचार की देवी से किसी ने लड़ाई लड़नी शुरू करी और लड़ाई जारी रखी तो वो आरएलपी के नेताओं ने और आरएलपी पार्टी की टीम ने और हम लोगों ने मिलकर करी। आपने देखा होगा विपक्ष पूरी तरह खत्म हो गया। या भारतीय जनता पार्टी से विपक्ष की भूमिका में रहने वाले जो नेता लोग घूम रहे उनको रहना चाहिए था, लेकिन जैसे ही चुनाव हुए, चुनाव के बाद सारे के सारे गायब हो गए। भ्रष्टाचार की भूमिका, इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर विपक्ष की भूमिका में कोई रहा है तो अकेले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। मुझे किसी ने कहा, भाई साहब एक इंटरव्यू था, कोई दिल्ली की टीम आई हुई थी, तो उन्होंने कहा कि आपके जाइल में बहुत से मजबूत लीडर भी घूम रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से या और कोई तैयारी करने के लिए। मैंने कहा मजबूती का आपका आकलन क्या है? आप लोगों ने कैसे कहा कि मजबूत, किस आधार पे कहा मजबूत? मैंने कहा शरीर से जरूर है, एक एक दिन में 10-10 जगह जिम लेते हैं, बाकी अगर अन्याय और अत्याचार से लड़ाई लड़नी हो उसमें अकेले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने लड़ाई जारी रखी, उसके अलावा कोई नहीं आ रहा। साथियों, मैं तो आप सबसे यही कहूंगा, साथ ही मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा जाइल की जनता को कि जब जब मेरे परिवार ने यहाँ चुनाव लड़ा, आपने भरपूर दोनों हाथों से आशीर्वाद रख के 4 बार मेरे दादाजी को राजस्थान की विधानसभा में पहुंचाया। उसके लिए आप सबका धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। पिछली बार जब मैंने चुनाव लड़ा उस समय भी आपने कोई कमी नहीं रखी और 50,000 वोट देकर एक नई ताकत के रूप में मुझे यहाँ उभरने का मौका दिया। उसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा, पूरे जीवन आपका ऋणी रहूंगा। सब पिछली बार कुछ चीजों की कमी हमारी भी रह गई थी, हर जगह पहुंच नहीं पाए थे, और आपको पता है कि दादाजी ने जो 4 साल का कार्यकाल था बिल्कुल ईमानदारी से अपना शासन किया था और एक नए पैसे का कहीं भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा।
पिछले चुनाव में जो सबसे बड़ी कमी, हालांकि मैं सब जगह पहुंचा, लेकिन अगर कमी देखी जाए तो मेरे पास संसाधनों की कमी रही थी। लेकिन आप ये सोचिए कि वो संसाधनों की कमी क्यों थी। संसाधनों की कमी की वजह अगर आप अपने आत्मा में झांक के पूछोगे तो साथियों आप सबको पता चल जाएगा। संसाधनों की कमी इसलिए थी कि हमने भ्रष्टाचार को पनपने नहीं दिया। हमने ये जो अधिकारी कर्मचारी इनको खुली छूट नहीं दी लूटने की, हमने दलाली नहीं की। इस वजह से कुछ कमियां रही, संसाधनों की कमी है। लेकिन उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि मेरे परिवार ने और हमने पूरी ईमानदारी से आप सबकी सेवा की और हम पर कभी काजल की कोठरी में रहते हुए कभी दाग नहीं लगने दिए। साहब मैं तो आप सबसे यही विनती करना चाहूंगा कि संसाधनों की कमी हो सकता है, लेकिन मेरे अंदर हौसले की कमी नहीं है। और इस भ्रष्टाचार की देवी को यहाँ से जड़ से उखाड़ने का काम अगर कोई करेगा तो ये आपका भाई अनिल बारूपाल। आप सबने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, एमपी साहब के बुलावे पर आपने इतनी बड़ी संख्या में हुजूम में पहुंचकर इस सत्ता संकल्प यात्रा को मजबूती प्रदान की, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। थैंक यू। तो लीजिए उद्बोधन के अगली वेला में हमारे बीच मंच पर मौजूद है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के समर्पित और जुझारू कार्यकर्ता सीआर नाइक साहब। आप आगे आए, साथ ही करेंगे स्वागत बॉस। सीआर नाइक साहब एक बार दोनों हाथों की जोरदार ताली से इनका स्वागत कीजिए। बहुत अच्छी मेहनत की इस कार्यक्रम के लिए। राम राम साहब। आज 17/10/2023 को सत्ता संकल्प यात्रा जाइल पहुंचने पर हार्दिक स्वागत, शुभकामनाएं। सम्मानित मंच पर विराजमान नागौर सुप्रीमो बड़े भाई हनुमान जी बेनीवाल साहब और मेड़ता से बड़ी बहन इंदिरा जी, विधायक मेड़ता से इंदिरा जी बावरी, और आरएलपी के पिछली बार जो चुनाव लड़े थे सुजानगढ़ से मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग सीताराम जी, नागौर से जिला अध्यक्ष आरएलपी के हनुमान जी बेनीवाल साहब, श्रवण जी भाई साहब गोदारा, और सम्मानित मंच पंडाल में विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग माताएं, प्यारी बहनें और नौजवान साथियों, आप सभी को सीआर नाइक की तरफ से राम राम प्रणाम। और पिछले 40 वर्षों से इस जाइल विधानसभा में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी अपनी मन मर्जी कर रही है। पिछले 40 वर्षों से तो इस दोनों पार्टियों ने 40 वर्षों में सिर्फ और सिर्फ लूट और झूठ के सिवा कुछ काम नहीं किया। आज राजस्थान में किसान गरीब मजदूर की आवाज बनकर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रहे हैं बड़े भाई हनुमान जी बेनीवाल साहब, और हमारी पूरी नाइक समाज इस बार बेनीवाल साहब की मैं पिछले 5 साल से एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं, और हम अब की बार पूरा नाइक समाज इस राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को ज्वाइन करेंगे और साथ मिले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं जाइल विधानसभा से अब की बार 36 कौम के लोग मिलकर अपनी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जाइल में सत्ता में लेकर जाएंगे। वादे के साथ दावे के साथ कहता हूं मैं अब की बार फाइनल जाइल से जिताएंगे। और मेरी एक मांग है, जो मैं आरएपी से कैंडिडेट हूं, टिकट की मांग कर रहा हूं, और आप 36 कौम का साथ और आशीर्वाद रहे तो मैं यहां से चुनाव लड़ना चाहता हूं। इसी के साथ आज का जो प्रोग्राम है ये इन्नाना सरपंच रूपाराम जी रोज और मैं और मेरी पूरी टीम ने जो प्रोग्राम रखा है तो पिछले 10 दिनों से यहीं हैं, लगे हुए हैं। और आस और उम्मीद के साथ अगर आप मुझे इस बार यहाँ मौका दो तो मैं जरूर पूरा आप सबके साथ से आगे बढ़ेंगे सत्ता को। धन्यवाद। थैंक यू सर साहब। तो लीजिए इसी बीच हमारे बीच मेड़ता से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की विधायक श्रीमती इंदिरा जी बावरी हमारे बीच मौजूद है। मैं चाहूंगा कि आपके स्वागत के लिए पंचायत समिति सदस्य श्रीमती संतोष जी मेघवाल हमारे बीच मौजूद है। तो 100 उड़ाकर
आदरणीय इंदिरा जी बावरी का भव्य स्वागत। श्रीमती संतोष सिंह मेघवाल जो पंचायत समिति सदस्य, एक बार दोनों हाथों की जोरदार ताली से अभिनंदन होना चाहिए। आदरणीय इंदिरा जी बावरी का मेड़ता से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक और श्रीमान श्रवण जी गोदारा पंचायत समिति सदस्य, आपका स्वागत करेंगे श्रीमान गोपाल जी। और श्रीमान जीवन जी आकोड़ा पंचायत समिति सदस्य, आप भी मंच पे आए, आपका स्वागत करेंगे श्रीमान महिपाल जी। तो लीजिए स्वागत के बाद में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और उद्बोधन की अगली बेला में हमारे बीच मेड़ता से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक श्रीमती इंदिरा जी बावरी, मैं चाहूंगा कि आप आगे आइए और अपने सुभाषित से इस किसान कौम को हम सबको लाभान्वित कीजिए। राम राम सा बोलो तेजाजी महाराज की, बोलो राम सा पीर की, बोलो चामुंडा माता की। आज आपके जैल गांव में सत्ता संकल्प यात्रा में मंच पर विराजमान आपके सबके लाडला और 36 कौम की बात उठाने वाला हनुमान जी बेनीवाल साहब, सीताराम जी, बारूपाल जी और सम्मानित मंच और सामने विराजमान सभी हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों और प्यारे बच्चों। वैसे चुनाव हमेशा ही आपके बीच में आवे और हमेशा ही आप लोग वोट भी दो, पर आज तक जो ऐसी का लोग ये बाकी आज तक कोई बात नहीं सुने और 36 कौम की और कोई दुख सुख में वो भागी बने तो सिर्फ एक आदमी है, हनुमान बेनीवाल जी। 36 कौम की आवाज भी उठावे और 36 कौम में कोई दुख और सुख पड़े तो पहले आपने हनुमान बेनीवाल जी खड़ा मिले। तो मैं आपने वही निवेदन करूं कि आप लोग 36 कौम का लोग अब की बार आरएलपी पार्टी की मदद करें और हनुमान बेनीवाल जी को मजबूत करें। वैसे हनुमान बेनीवाल जी एक मजबूत नेता है और हमेशा ही वे एक ही बात कहे कि किसान का बेटा आके किया आवे और किसान को हक किया मिले। तो आप लोगों ने सबने मारो हाथ जोड़ो ही निवेदन है। मैं भी आज बावरी समाज की बेटी हूँ, सीताराम जी नाइक है और मैं जानू सीताराम जी नाइक ने और बावरिया ने एमएलए तो बहुत बड़ी बात है, मंग बाप दादा ही गुंदे क्या और एमएलए को टिकट तो बहुत बड़ो या करे और मैं जानू रोडवेज को टिकट लेवे तो बावरी और नयन 2 घंटा उभे रहना पड़े। तो हनुमान बेनीवाल जी पहली बार पार्टी बनाई और पहली बार एक बावरी समाज ने और नाइक समाज ने टिकट भी दिया और तन मन धन से जिता भी दिया। और आपके सामने आज बावरी समाज की बेटी आज मंच पर खड़ी है। मंच तो दूध की बात है। आज कटे बावरी समाज का कोई घर जावे ना कि मन चाय गाल नहीं की का घर का वो बावरिया घर का कि थोड़ा बाहर बैठ जो पच गाल बा टाइम को नहीं मांगे। स्थिति राजस्थान में बनाई होड़ी सिर्फ बैठने वाला एक ही आदमी है, हनुमान बेनीवाल जी। 36 कौम ने साथ ले चले और 36 कौम की बात सुने और 36 कौम के दुख और सुख में बाकी बने तो सिर्फ एक आदमी हनुमान बेनीवाल जी। आप लोग देख रहे हो सोशल मीडिया, नेता तो आपका भी है पर कोई नेता आपकी बात नहीं उठावे, सिर्फ एक ही बात कहे ये नेता तो अपने जो भी मर्डर हो जाए, बलात्कार हो जाए। आज की तारीख में आप देखो सुबह अखबार पढ़ो तो आई के बलात्कार मर्डर, पर बे लोग बात नहीं उठानी चाहे। नेता तो आपके भी है और कांग्रेस का अब नेता है जो कांग्रेस की सरकार है और मैं तो आप भी सुना कि जब कांग्रेस का नेता है जब काम भी ज्यादा ही करे। तो मैं तो आई कहनी चाहूँ आपने कि सरकार में माके भी रिया और अबार भी सरकार है पर मेड़ता विधानसभा में जो हनुमान बेनीवाल जी का आशीर्वाद हो, आज मेड़ता विधानसभा में जो भी काम ही हो 70 सालों का इतिहास उतार देख लो। आज मेड़ता विधानसभा में इतिहास में लिखी जाएगा मेड़ता विधानसभा में हनुमान बेनीवाल जी काम किया। तो मैं तो आपने वही हाथ जोड़ निवेदन है कि आप लोग आने वाली टाइम हनुमान बेनीवाल जी की होनी चाहिए और आने वाला मुख्यमंत्री किसान का बेटा होना चाहिए।
धन्यवाद। राम राम। थैंक यू। तो लीजिए हमारे बीच ऊंटवालिया सरपंच श्रीमान वहदलाल जी गोदारा आप स्वागत के लिए आगे आए और उद्बोधन के लिए वेला में हमारे बीच मंच पर मौजूद हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और इस धरती माँ का कलेजा चीरकर अनाज पैदा करने वाले किसानों के लिए सड़क से लेकर राजस्थान की विधानसभा और राजस्थान की विधानसभा से लेकर भारत देश की आत्मा कहे जाने वाली संसद तक संघर्ष करने वाले हनुमान जी बेनीवाल मंच पर मौजूद हैं। हनुमान बेनीवाल उस माटी का वृक्ष नहीं है जिसको नदियों ने सींचा है, अरे बंजर माटी में पलकर मरते से जीवन खींचा है। वो पत्थर पर लिखी इबारत है, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला नाम नहीं तो कब तक। जाहिल की ऐतिहासिक सभा के अंदर मंचासीन मेड़ता की विधायक बहन इंदिरा बावरी जी, आरएलपी के वरिष्ठ नेता सुजानगढ़ से चुनाव लड़े सीताराम जी नाइक साहब, अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष रऊफ मेहर साहब, छोटे भाई और जाहिल से पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 3rd नंबर डालने वाले अनिल बारूपाल जी, हमारे सीआर नाइक साहब और तमाम जो हमारी टीम बैठी पीछे सारे सरपंचगण, प्रधान के हमारे उम्मीदवार श्रवण जी, गोवर्धन जी चौधरी साहब, जिनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा। पहले घर से आशीर्वाद देते थे, आज स्वयं ही आगे प्रकट होकर मेरे साथ खड़े हो गए कि पूरी ताकत से लड़ेंगे। संतोष मेघवाल, सम्मानित मंच, मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे भाइयों, जाहिल का सहयोग हमेशा मेरे साथ रहा। 1977 से पहले जिस इलाके से मैं आता हूं वो सारा इलाका जब मुंडवा विधानसभा क्षेत्र बनी तब जाहिल विधानसभा क्षेत्र में आता था। उस इलाके के ज्यादातर वोट जो बाद में मुंडवा के अंदर चले गए वो जाहिल 2 फाड़वा मुंडवा 77 में बना। उससे पहले जब स्वर्गीय राम सिंह जी 2 बार निर्दलीय विधायक बने तो हमारा और आपका वोट एक साथ पड़ा था, मजबूती थी। उस जमाने के अंदर जब निर्दलीय का साथ आप लोगों ने उस जमाने में दिया था। और जाहिल की मजबूती के किस्से नए नहीं है। जाहिल खियाला का मायरा जो गीतों में गाया जाता है, जब मायरे का गीत गाया जाता तो यही कहा जाता है, जाहिल को जाट खियाला को चौधरी, मायरा ऐसा बने। और ये देश के अंदर जाहिल खियाले का मायरा प्रसिद्ध है। जाहिल के लोगों ने जब राजनीति में उन किसान नेताओं को ललकारा जो चाटुकारिता करके नागौर में अपने आप को किसानों का रखवाला कहते थे, तो जाहिल की सीट को ही रिजर्व कर दिया। 77 के अंदर सीट को रिजर्व कर दिया जाहिल के। भाइयों, मैं रिजर्वेशन के पक्ष में हूं, लेकिन एक बात हमेशा कहता हूं कि रिजर्वेशन चक्रीय प्रणाली से ऐसे चलना चाहिए जैसे सरपंच प्रधान का होता है। एक बार सरपंच, ये पंचायत है, एक बार 77 से लेके 2008 35 साल इलाका रिजर्व रहा। 35 साल के बाद दोबारा 8 से लेके और अब आगे 26, 27, 30 कब होगा रिजर्वेशन? लगातार 50 साल तक एक इलाके को इसलिए रिजर्व कर दो कि यहाँ राजनीतिक जागरूकता ज्यादा है। आप दूसरे इलाकों कर सकते रिजर्व, कौन मना कर रहा था? रिजर्वेशन पूरा हो, रिजर्वेशन के पक्ष में हम लोग, लेकिन एक ही जगह लगातार रिजर्वेशन, इस बात के मैं खिलाफ हूं। मैं चाहता हूं कि रिजर्वेशन भी बना रहे, लेकिन 50 साल कोई व्यक्ति अगर 1977 में पैदा हुआ या वोट देने की 77 में 18-21 साल का हुआ, जब 2030 आएगा तो उसकी उम्र कितनी होगी अंदाज लगा लो। आधे लोग तो शायद मेरे साथ चले गए होंगे ना, क्योंकि मोदी जी जो कोरोना लेके आए थे
उसका ज्यादातर उम्र का औसत भी घट गया। पहले 80-90 साल के लोग गांव में दिखते थे, आजकल दिख रहे हैं क्या कोई? पहले ताश खेलता लोग दिख जाता, बुजुर्ग अपने यहाँ सबसे ज्यादा दिखते थे, ताकतवर थे पुराने लोग। भाइयों, जाहिल के साथ हमेशा अन्याय हुआ। यहाँ के किसान नेताओं की जाहिल पर टेढ़ी नजर थी, इसलिए उन्होंने जाहिल को बीकानेर में डाल दिया। जिला नागौर रिजर्व सीट, और जाहिल से जब यहाँ के नेता निकलते थे तो गाड़ी के कांच ऊंचे करके निकलते थे कि जाहिल वालों से क्या लेना देना, इनका तो वोट ही नहीं पड़ता। यही बात थी। जाहिल और लाड में विकास के अंदर पीछे रह गए। लाड में को चूरू में और जाहिल को बीकानेर। ये सोची समझी साजिश थी, क्योंकि आपने उनको ललकारा था, उनको हराया था आप लोगों ने, इसलिए उनके मन में टीस थी। उनके मन में ये टीस नहीं थी, उनके मन में ये भी टीस थी कि नागौर के किसान के बेटे बेटी, नागौर के मेघवाल बावरी नाइक समाज के बेटे बेटी, नागौर के कोई मुसलमान का बेटा बेटी अगर पढ़ के आगे बढ़ जाएगा, यहाँ नेर आ जाएगी, यहाँ के जमींदार बड़े हो जाएंगे, तो हमारे बेटे पोतों की दरिया कौन बिछाएगा? इसलिए जिले को अंधेरे कुएं के अंदर धकेल दिया, गर्त में डुबो दिया। वो सजा हम खुद भुगत रहे सारी। आज मैं धन्यवाद दूंगा छोटे मेरे भाइयों को कि जिस ताकत के साथ ये लड़ाई लड़ रहे, देश के किसी भी कोने में जाता हूं तो नागौर का व्यक्ति वहां मिलता है, जोधपुर बाड़मेर का व्यक्ति वहां मिलता है, शेखावाटी का व्यक्ति मिलता है। हमारा अभिनंदन करते हैं वहां पे कि हमारे राजस्थान से हनुमान जी आए हैं। मैं लोकसभा की कई कमेटियों के टूर के अंदर गया और जब उनकी पीड़ा सुनता हूं, वो किस्सा बताते हैं कि मैं तो 40 साल पहले आ गया था, मुझे तो कोई मेरा जानकार लेके आया, लेकिन अब धंधा ठीक ठाक चल रहा है। मैं गांव में मेरे परिवार का भी ध्यान रख रहा हूँ, समाज का भी ध्यान रख रहा हूँ। अगर 60 साल पहले नहर आ जाती तो मैं महाराष्ट्र, मुंबई और मद्रास कमा के लिए नहीं जाना पड़ता। यही सब कुछ होता। ये नागौर कहने को तो कहते हैं नागौर से राजनीति चलती है। हाँ, नागौर से राजनीति चलती थी 2 परिवारों की, और भाषण होते थे। चौधरी साहब तो जानते हैं सारी बातें, उनके साथ मंचों पर बैठे बैठते थे। बिजली आएगी तो करंट आ जाएगा, लड़कियां पढ़ेगी तो भाग जाएगी। हाँ, वैसे वो सही कहते, कौन भाग जाएगी आपको पता कौन भाग रही है? हमारी तो कोई नहीं भाग रही, आपको पता किधर भाग रही, कौन भाग रही, ठीक है, जानते हैं। अगर नहर आ जाएगी तो पानी गंदा होता है, और ट्रेन आएगी तो चोर आ जाएंगे। ये भाषण होता है। और अब क्या भाषण होना पता है कि मैं कहता हूं कि फड़ौती, नागौर, जायल, डीडवाना, कुचामन, सीकर रेल लाइन लाओ, नई रेलवे लाइन का सर्वे चालू करा दो। अगर आपका आशीर्वाद रहा और मेरी ताकत बढ़ी स्टेट के अंदर, तो मैं तय है कि जायल से रेल भी निकल पड़ेगी। चुक चुक चुक, पहले चुक 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 करती, पहले रेल पहले चुप चुप करती थी, अब सन्नाटेदार भागती रेल। आप देखते हो इलेक्ट्रिक रेल भी हो गई। शिक्षा के मामले में देखता था कि कुचामन से शिक्षा की क्रांति आई। क्यों आई? शेखावाटी नजदीक है सीकर यूनियन, वो हमसे बहुत आगे। जमीन नहीं उनके पास ज्यादा, जमीन हमारे पास ज्यादा है, जोत हमारे पास ज्यादा है, क्षेत्रफल हमारे पास ज्यादा है, लेकिन वहां धना सेठों के साथ वहां के नेताओं ने मिलकर शेखावाटी के तमाम उद्योगपतियों से बात करके, ज्यादातर देश के अंदर जो उद्योगपति वो शेखावाटी के अंदर है। आप नाम पढ़ सकते, लंबी लिस्ट है, टाटा बिरला से लेकर 50 लोगों की, कहीं कहीं शेखावाटी से उनका नाता रिश्ता। उनके साथ मिले और एजुकेशन को बढ़ावा दिया। और जब शिक्षा आई, शिक्षा की क्रांति आई, हमसे आगे निकल गए। हम लोग जमीन को लेके बैठे रहे, यहाँ नहर नहीं थी, 7-7 अकाल पड़ते थे। तीसरे अकाल के अंदर लोग मालवा जाते थे कमा के खाने के लिए। मैंने मेरी आंखों से देखा कि दूसरा जब अकाल पड़ता था गोवर्धन जी, तब लोग कोटा बूंदी जाते थे कमा के खाने के लिए। याद करो उन दिनों को। ये किससे दे देना आपको? तालाबों का पानी पी पी के अगर नारू रोग इस देश में सबसे ज्यादा फैला, वो नागौर के अंदर फैला था। वो क्यों फैला?
कौन नेता थे यहाँ के? 1945 के अंदर जोधपुर स्टेट में मिनिस्ट्री थी नागौर के नेताओं की। 52 से लेके 96 तक लगातार सत्ता के अंदर 2 ही परिवारों का राज था और उसके बाद भी लगातार सत्ता के अंदर है। सत्ता को भी बांट लिया, एक भाई कांग्रेस में, दूसरा भाजपा में, एक रात को बीजेपी में, सुबह कांग्रेस में, एक कांग्रेस में, रात को शरणम गच्छामी भाजपा। फिर भी थापे नहीं। तकलीफ है कि हनुमान बेनीवाल क्यों जगा रहा लोगों को। 1998 के अंदर जब मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष था, मैं बीजेपी में राजनीति नहीं करना चाहता था। मेरे पिताजी की इच्छा थी, अस्पताल में भर्ती थे। मैं जब गया, उन्होंने सुना कि हनुमान निर्दलीय जीता और कांग्रेस वालों के टच में। तो मेरे कहा, बेटा अगर मुझे देखना चाहता है, मेरे घर में रहना चाहता है, तो कांग्रेस के साथ मत रहना। नहीं रहा, पिताजी की आज्ञा का पालन किया। मैंने उस भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा जो किसान विरोधी थी, और मैं अगर चाहता तो जयपुर के आसपास किसी इलाके की सीट को ले लेता और वहां विधायक 1998 के अंदर बन जाता। लेकिन मैंने कहा मैं नागौर मुंडवा जाऊंगा, मेरे पिताजी की सीट जो किसानों ने, जवानों ने सींची है, वहां मैं राजनीति करूंगा और मेरे भाइयों को जगाऊंगा, उनको सत्ता के शिखर पे लेके जाऊंगा। 98 से लेकर लगातार का मेरा जो संघर्ष है वो आपने देखा होगा कि किन परिस्थितियों अपराधियों से लड़ा, जितनी वसुंधरा को 7 समंदर दूर फेंक दिया और गहलोत के बेटे को हरा कर उसका दिमाग भी ठीक कर दिया। और जब देश में टूट के गया था, जब किसान कौम को आवश्यकता पड़ी, हरियाणा उत्तर प्रदेश के किसान नेताओं ने कहा कि हमने देश की लड़ाई लड़ी हनुमान जी, हमारे नेता कमजोर पड़ गए, उनके जंग लग चुकी है, आप राजस्थान की धरती से आते हो जहां से वीर तेजाजी महाराज ने जन्म लेके 1000 साल पहले गायों के रखवाले के लिए बलिदान दिया था। आप भी उसी तेजाजी के भक्त हो। आप अगर मोदी का साथ छोड़ दो तो मोदी सरकार झुक जाएगी। मैंने कहा मैं बलिदान देने को तैयार हूं। अगर एक हनुमान के बलिदान से किसान कौम जीतती है तो ये लोग मोदी को छोड़ा और हाईवे जाम किया, एनडीए छोड़ के 70 दिन सड़क पे आ गया। ये जो लोग मेरे खिलाफ बोलते हैं, इनकी हैसियत क्या है? इनको मैंने कई लोगों को डीवाईएसपी और एसपी के पैर छूते हुए देखा है, और मैं ही हूं वो 1998 के अंदर जब आया था तब हेड कांस्टेबल ज्ञापन लेने के लिए आता था। थानेदार मिलता नहीं था लोगों से। हनुमान बेनीवाल के संघर्ष का ही परिणाम है कि सड़क पे जब चाहे एसपी आया, जब चाहे कलेक्टर आया और जब चाहे डीजी और कमिश्नर को लेके आ गया। हनुमान बेनीवाल के संघर्ष का परिणाम है। नागौर को मजबूत किया, जाइल को मजबूत किया, जवान को मजबूत किया और किसान कौम को मजबूत किया। अग्निपथ जब आया तो अग्निपथ सेना को ठेके पे दे दिया। न भारतीय जनता पार्टी बोली न कांग्रेस बोली, एक व्यक्ति लड़ता रहा। उसने कहा कि अग्निपथ को वापस लेना पड़ेगा मोदी जी। मैं किसान का बेटा हूं, मेरे घर के सामने स्टेडियम में रैलियां देखता था। सेना के अंदर भर्ती का जज्बा था बच्चों का। मैं आता था लेट, बच्चे सड़क पे सो जाते थे, घर के अंदर भी व्यवस्था कर रहा था कुछ बच्चों की। बच्चे कहते साहब हम तो सो जाएंगे, सुबह 3 बजे दौड़े हमारी। कितना जज्बा कि मैं उनको पूछता था बच्चों तुम क्यों जाना चाहते हो सेना के अंदर? कि साहब हमारी रेजिमेंट ने ये किया वो किया, हमारी रेजिमेंट का इतिहास है, हम दुश्मन से लड़ना चाहते हैं, हम मार देंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे। तो जज्बा जो था प्रधानमंत्री ने वो जज्बे को खत्म कर दिया। उनकी चिड़े हमसे, किसान कौमों से चिड़े, तमाम उन जातियों से चिड़े जो लड़ने वाली है, जो मार्शल है। उनकी संकीर्ण मानसिकता है, जो सेना को ठेके पे दे दिया। लेकिन इसका विरोध किसी ने नहीं किया। अगर देश में सेना को ठेके पे देने का विरोध किया तो आरएलपी पार्टी झंडे के साथ आई, लोकसभा और पार्टी मीटिंग में विरोध किया और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, आ रहा हूं दिल्ली की तरफ, तैयार हो जाओ। पहले ये था तो अग्निवीर भर्ती होगा वो 25% रखेंगे और 75% को वापिस भेजेंगे। ये हमारे संघर्ष का परिणाम है कि दिल्ली की सरकार डरी और उसने कहा कि 50% को परमानेंट कर देंगे और 50 वापिस जाएंगे। अभी पंजाब की घटना देखी होगी 2-3 दिन पहले,
एक शहीद होता है अग्निवीर, उसे शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। एम्बुलेंस के अंदर 2 आदमी आते हैं, बॉडी रख के चले जाते हैं उसके घर पर। ये पीड़ा किसने दी? ये नरेंद्र मोदी ने पीड़ा दी है। मोदी भी किसान का उतना ही बड़ा दुश्मन है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी राजस्थान के अंदर किसान की दुश्मन है। हमारे छोटे मासूम भी सुन चुके हैं, घर से इस पीड़ा के अंदर राजस्थान का हर व्यक्ति, हर किसान जी रहा है। कोई सुरक्षित नहीं, घर से कब जाए, वापिस आएगा कि नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। ये अपराध किसने बढ़ाया राजस्थान के अंदर? सरकार किसकी थी? गहलोत, वसुंधरा। 98 से लेकर 23 तक जो गठबंधन राजस्थान के अंदर चला, मिला जुलने का खेल चला, एक दूसरे को पन पाने का काम किया। और हमारे नेताओं की खेल गिनती नहीं आती। नागौर वाले नेताओं को तो कौन पूछता, आप भी जानते हो। उनका जो काम है वो तो कर ही रहे हैं अपना, क्योंकि उनके पेट में तो दाना कहाँ से है आप भी जानते हो। कहाँ नौकरी करके जो दाना आया था, जिसके पेट में जो दाना होता है वही दाना बोलता है। किसी व्यक्ति का अगर कोई ड्राइवर बहुत बड़ा आदमी बन जाए, लेकिन जब भी उसको मालिक सामने दिखता है तो ड्राइवर ये कहता है कि ये मेरे मालिक थे जमाने के, क्योंकि दाना राजा महाराजाओं के पेट में बोल रहा है। और जिनके पेट में राजाओं का दाना बोल रहा है वो कभी किसान को उनकी बात नहीं करेंगे। यहाँ जब हार्डकोर अपराधियों ने किसान के बेटों के सीनों पे गोलियां मारी थी, कहाँ चले गए लोग? मर गए थे कौन से बिल के अंदर? तुम पूछना चाहता हूँ। एक हनुमान बनवा लड़ाई लड़ रहा था, मोदी को छोड़ दिया, वसुंधरा को भगा दिया, और 1 रुपए की चंदे की रसीद नहीं काटी किसी ने। कोई नहीं कह सकता कि कटोरे लेके घूम रहा हूँ गाँव पे, अभी तक तो नहीं काटी। बिना पैसे के संसाधनों का भी, जैसा अनिल भारूपाल हारा, आरएलपी पार्टी हार गई मेरी। पिछली बार हारने के और भी कारण थे। ये डेराना वाला बाप बेटे दोनों आगे रहा। अरे तावड़े पड़िया छियाना दो, तावड़े पड़िया मर जाओ, कर दी मदद। वो चलो माँ बेटी आ गया, कर दी मदद। कभी ससुर आ गया इसका, कर दी मदद। कोई भीलवाड़ा से आया, कोई सीकर से आया, कोई गंगानगर से आया, कहीं नागौर से हो रहा है, तो मैं तो रह गया पीछे। मेरा काम तो ये रह गया कि पार्टी बनाओ और इनको नेता बनाओ और ये चोरी चकारी करे और मैं झंडे लेके घूमता रहूं, मेरी उम्र बढ़ती रही। जनता करना मैं बनाई गया पार्टी में। अब की बार चिंता पूरे राजस्थान की करूंगा, उनकी कोई चिंता नहीं करूंगा। पिछली बार तो मुझे डर था कहीं आप मुझे ही नहीं करो कि हनुमान की वजह से हमारे विधायक कम हो गए, हनुमान की वजह से वो हार गए, जीत गए। मैं जीत नहीं रहा था सब जगह, लेकिन वोट ले रहा था सब जगह। और वोट अगर लेता तो किसी न किसी का ऑपरेशन होता। ये तो आरएलपी तो यूं भी चलती है और यूं भी चलती है, ऐसे जाते हुए भी और आते हुए भी चलती है, तो पता नहीं चलता किसके चल जाए। पिछली बार ये स्थिति, लेकिन इस बार जीत की स्थिति। बल्लभनगर के चुनाव से लेकर सरदार शहर का जो चुनाव हुआ, इसने साबित कर दिया ये एक इलाके की पार्टी नहीं, एक जाति की पार्टी नहीं। और सीताराम नायक जब सुजानगढ़ के अंदर भारी वोट लेकर आते हैं तब ये तय होता है कि शेड्यूल कास्ट की पार्टी है, ये हर वर्ग की पार्टी है। जब इंदिरा बावरी मेड़ता विधानसभा से विधायक बन के विधानसभा में बोलती है तब विधायक बात करता है, ये मेड़ता की बावरी समाज की पहली महिला जो मारवाड़ से चुन के राजस्थान की विधानसभा। भाइयों, ये जो झंडा और डंडा मैंने दिया, ये आपके काम भी आ रहा है, शायद कल भी आया था काम। तो डंडा और झंडा, झंडा और डंडा इसको सुरक्षित रखना। और सबसे बड़ी बात कहते हैं ना भाई, सम्मान और मान। आदमी अपनों के बीच अच्छा लगता है। देखिए कांग्रेस बीजेपी सब टिकट बांटने वाली मीटिंग कर रही है, कांग्रेस कर रही है। कौन कौन सी मीटिंग भाई कांग्रेस में? CWC, स्क्रीनिंग कमेटी, प्रभारियों की मीटिंग, फीडबैक, सर्वे। मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, गाड़ी में सर्वे चलने दे रहे। बता दो क्या छोड़ गई? ठीक, तैयार, लिख लो नाम, देख लो, इसके भाग्य में हो जाएगा। लेकिन कोशिश ये करूंगा कि जिताऊ और टिकाऊ। ये मेरे तीनों विधायक अगर मुझे छोड़ के चले जाते हैं तो मैं क्या करता, अकेला बताऊं मुझे, तो कम से कम मेरे साथ तो रहे, सुख दुख कर। लेकिन मुझे जिताऊ भी चाहिए, टिकाऊ भी चाहिए। और ऐसा है
कि जो सेकंड आता है वो वापस फर्स्ट आ जाता है। जाहिल पिछली बार सेकंड थी, इस बार फर्स्ट ले आओगे? फर्स्ट तो लाना ही पड़ेगा। थोड़ा सा कई बार आपका जोश ठंडा हो जाता है, कोई डरा जाता है, अरे बेटे समीकरण बिगड़ गया और बोर्ड टूट गया। मैं जब चौधरी हमारे प्रधान जी रामकरण जी की चुनाव के दौरान डेथ हो गई थी, मैं दाद संस्कार में बाबा के गया तो जाहिल बहुत चिंता कर कि साहब जाहिल में तो हुई जी हो शिवसर में थे आ रहे हो। मैंने बहुत चिंता, मैंने कहा चिंता मतलब 20,000 के लगभग जीते, 17-18,000 जीत गया था। मुझे तो पता है कि जाहिल में जो पिछली बार 50,000 वोट मिला था वो इस बार 78-80,000 मिल रहा है। कितना भारी बहुमत से जीत रहे हो। लेकिन टिकट से पहले मैं सर्वे कराऊंगा, आप सबका मन क्या है वो भी लूंगा। और ये मंच पे जितने भी लोग टिकट मांग रहे हैं इनको मैं एक ही बात कहूंगा कि जिसको आरएपी टिकट दे दे उसके साथ आना सब, क्योंकि आप पता कांग्रेस की टिकट भी तय है और बीजेपी की टिकट मेरे हिसाब से आजकल आज क्या आ गई, आ जाएगी बीजेपी की टिकट। हमें क्या करना है उन टिकट से? हमें तो ये ध्यान रखना है कि हनुमान जी ने 25 साल प्रदेश को दिए, अगर टिकट नहीं भी मिले तो 5 साल हमारे भाई को हम भी देंगे इस राजस्थान को बचाने के लिए, तब जाके व्यवस्था बदलेगी। व्यवस्था ऐसे नहीं बदलती कि कांग्रेस छोड़ भाजपा में, भाजपा छोड़ कांग्रेस में, काको कटे भतीजो कटे भतीजी की पार्टी में पाची आवे दौड़ तीर मन बड़ेर बने निकले वो काम व्यवस्था कम बदल। कहीं ईडी की रेड हो रही है, कहीं एसीबी आ रही है, कोई जा रहा है वापस नहीं आ रहा, और कोई जो चला जाता है परमानेंट गायब हो जाता है। देखो आप हो रहे गायब सारे, फिर भी मैं चुप, इसलिए चुप हूं कि कुछ बंदिश है मेरे ऊपर। लोग ये नहीं कहते कि हनुमान जी तो समाज के लोगों के पीछे पड़ गए, मैं पीछे नहीं पड़ा, मैं तो सारे पीछे पड़ गए। इतिहास उठा कर देखो, मैं तो मरते मरते बचा हूं। ये तो आपकी कृपा थी कि सरकार उसे लड़के वापिस बाहर आया और आपको संगठित किया, और आपके साथ साथ शेड्यूल कास्ट ओबीसी का नारा देके दिल्ली तक गया और पार्टी बना के आपके बीच आपका सम्मान बढ़ाने के लिए आया हूं। इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं, आने वाला समय आपका है। नागौर की 200 सीटों पे भारी मुकाबला होगा और हर सीट पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 1 नंबर और 2 नंबर की लड़ाई लड़ रही है, 3 नंबर कहीं पर नहीं किसी सीट पर। आप चिंता निकालते हैं और जाहिल पे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर थोड़ी सी हिम्मत रखेंगे, आप इनसे डरते क्यों? पुलिस वाले घूम रहे हैं, इनसे क्या करना? आपको डर के क्या? कोई डर लग रहा है? डर लग रहा है मुझे घंटी कर दिया करो, मैं बैठा हूं। ये अपना काम करें, हमें अपना काम करना। गए 5 साल के अंदर जो आपके वर्तमान विधायक को वोट मिला था, बहुत से वोट टूट गए। कैसे मारा लोगों को, दौड़ा दौड़ा, किसी को आर्थिक रूप से मारा, किसी की जेब कटी, किसी का कुछ हुआ और किसी का कुछ हुआ। किसी नए आदमी को आगे नहीं आने दिया। आप जानते हो हर चीज में कमीशन, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अगर हुआ तो नामा और जाहिल, देवर भाभी दोनों नामा जाहिल, ये भारी भ्रष्टाचार या नागौर के अंदर हुआ। ये हमें सोचनी हर बात। और आपको वोट देते वक्त जब बोतल का चिन्ह देखो तो उसमें हनुमान बेनीवाल की परछाई नजर आ रही है, हनुमान को वोट डालता तो जीत हो जाएगी। आप देखना कि एक व्यक्ति लड़ रहा है, कहना आसान है, छोटी सी तकलीफ पड़ती है, पटवारी घर आता है ना, आदमी परेशान होता है, पटवारी 3 बार आएगा, नोटिस दे दियो, हमारे खेत में जबरदस्ती बाटा मिल गई पटवारी। अरे साहब कांस्टेबल आएगा 3 बार डिक्लेयर तमिल ग्राउंड लुक जाए लोग। एक व्यक्ति लड़ रहा है, सीना तान के खड़ा है, वो छुप नहीं रहा है, वो न मोदी की तरफ देख रहा है, न उसे मोदी की ईडी सीबीआई से डर लग रहा है, न उसको गहलोत की एसीबी और क्राइम ब्रांच से डर लग रहा है। उसे डर लग रहा है तो सिर्फ आपके भविष्य के लिए चिंतित है कि 23 में अगर सत्ता में नहीं आए तो 28 में मेरी भी उम्र बढ़ रही धीरे धीरे, फिर मैं कौन रखवाले करेगा आपकी बताओ। इसलिए मैं आह्वान कि तमाम लोग, कई लोग हमारे गलती से स्वार्थ के खातिर कांग्रेस की ट्रेन में चढ़ गए थे, कई लोग भाजपा की स्लीपर कोच के अंदर बैठ गए थे, उनसे अपील करता खा पी लिए वापिस आ जाओ भाई, तकलीफ के अंदर और किसान को हम तकलीफ के अंदर आओ, कांग्रेस और भारतीय जनता
जनता पार्टी को घर बिठाओ, आरएल पटेल शासन राजस्थान के अंदर लाओ। भाइयों, जब देश आजाद हो रहा था उसमें एक नारा देश के अंदर था कि हिंदुस्तान से अंग्रेजों को भगाओ। तब कोई जाति के शहीद नहीं माने जाते थे। जो क्रांतिकारी थे, लड़ रहे थे, उनकी जाति नहीं थी, वो क्रांतिकारी थे, भारत माता के सपूत थे। आपको नारा देना होगा कि कांग्रेस भगाओ, भाजपा भगाओ, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लाओ, अब अपना सारा काम ठीक हो जाएगा। ये तय है कि आरएलपी पार्टी के उम्मीदवार को हर जगह मेरे समाज के अलावा 30 से 35 हजार वोट हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर मिलेंगे। और हमारे जोड़ लेना, जीत के आंकड़े सारे आपको समझ में आ जाएंगे। राजस्थान के अंदर आप सबने मान सम्मान दिया, पुनः हृदय से आपका आभार। एक बार आप लोग मिलजुल के जो भी बात है सारे लोग मुझसे भी करेंगे, क्योंकि अपना मकसद है कि सत्ता संकल्प व्यवस्था पर, सत्ता में कैसा टिकट एक होती है, 15 लोग टिकट अगर मांग लें तो जीत कौन रहा है, ये भी हम सबको मिलकर तय करना है। सीताराम जी बैठे, नायक समाज की पैरोकार तो सीताराम जी करेंगे। मैं सीताराम जी को यही कहता हूँ रोज कि कांग्रेस भाजपा कितने टिकट देती राजस्थान में, आपको बता देना, उनसे एक आध टिकट ज्यादा दे दूंगा मैं, ये भी तय। कांग्रेस बीजेपी से कम नहीं। मारवाड़ में इंदिरा जी बैठी है, कभी कांग्रेस बीजेपी बाबरी को टिकट ही नहीं दिया। मैं कह रहा हूँ और ले लेना, आप तो रेडी हो, एक बार तैयार करके जाओ, जहां हमारी सीट जीत सकती। हमें सबको टिकट देना, मेघवाल को भी देना, नाइक समाज को भी देना, बाबरी समाज को देना, रेगर समाज को भी टिकट देंगे, वाल्मीकि को देंगे, जाटों को देंगे, बेरवा को देंगे, तमाम जातियों को देंगे। शेड्यूल कास्ट की जातियों, जाट, गुर्जर, मीणा, धाकड़, आंजना, पटेल, सिरवी, राजपूत, ब्राह्मण, जो जो मांगेगा और मजबूत है और डिमांड होगी टिकट देंगे। ये पार्टी है भाई, पार्टियां सर्व जातियों से चलती, एक जाति से पार्टी नहीं चलती। हाँ, किसी न किसी को लीड करना होता है। अगर जाहिल का मुसलमान समाज इस बार ये तय कर ले, जिनकी संख्या जाहिल में अच्छी है, कांग्रेस को हमेशा ही वोट डाल दो 70 साल में, एक बार ये तय करो कि एक बार हनुमान जी वाली पार्टी को डाल दो, बीजेपी को नहीं डाल दो, मुझे डाल दो, जीत में बहुत बड़ा योगदान मिल जाएगा। बहुत बड़ा मुस्लिम वोट है। रऊफ साहब बैठे हैं, इनको मैं यही समझा रहा हूँ जैसलमेर बाड़मेर की गणित। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ बड़े मुस्लिम चेहरे पार्टी में आए, लेकिन सब लोग एक ही बात कर रहे हैं, साहब हाल तो टिकट मांगी, टिकट करते हैं आज हम, अब वेट करो आपको, हाल तो टिकट कर रहे, एक चीज को वेट और करो कि कांग्रेस को करें भाजपा में दौड़े, बट नहीं मुझे लाइफ हम मार कर आए मंगल बढ़ जाए टिकट ही होगा लाइफ। चला क्या अभी हम इसके साथ मिल के लड़ेंगे। ये दम राजस्थान के अंदर प्रत्येक नेता के अंदर, जनता में तो दम है, जवानों में दम है, लेकिन नेता कमजोर। कई लोग मेरे पास इसलिए भी नहीं आना चाहते कि हनुमान जी बड़ी तो पंचायती पंचायत चल रही है ना, पंचायत सबकी चलती है, गलत चीज में नहीं चलेगी। सही बात का मैं जो पार्टी के अंदर बैठा हूँ, मुझे हर चीज का न्याय करना पड़ेगा। अगर न्याय के मैं साथ नहीं हूँ तो आप मेरे साथ नहीं होंगे, और आपने मैं अकेला क्या करूँगा बताओ मुझे। ये न्याय, विश्वास और आस्था का केंद्र है किसान जवानों का। ये झंडा, ये घोषणा पत्र आने वाला अपनी पार्टी का, ये बोतल का चिन्ह, स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन, लोगों को उम्मीद है। लोग कांग्रेस बीजेपी के कैंप में टिकट मांगने के लिए आते हैं और धमकी ये देते हैं कि अगर टिकट नहीं दोगे तो मैं आरएलपी में चला जाऊंगा। कितनी बड़ी बात है बताओ मुझे। बहुत तंगे कांग्रेस मेरे साथ, बहुत तंगे। अरे हनुमान क्या तय करें, तभी तो मोदी अमित शाह बार बार चक्कर लगा रहे राजस्थान, उनको आने कहा तो हर 5 दिन 7 दिन चक्री लग रही नहीं लग रही, यहाँ भी लग जाएगी आपके। तो मैं घूम रहा हूँ तो चक्री तो लगनी पड़ेगी। ये कांग्रेस के डर से नहीं आ रहा है, कांग्रेस के लिए ईडी भेजते वही बहुत कांग्रेस भाग जाएगी, लेकिन हनुमान बेनीवाल के डर से पूरा भाजपा नेतृत्व टिकटों की सूचियां जारी नहीं कर पा रहा। अब लोग मुझे पूछते आप कब करोगे, कर देंगे, हमें क्या जल्दी है, हमें जिनको लड़ना है वो मन में तय है, और नहीं है तो बैठ के बात कर रहे हैं। हमारा भी सर्वे चल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं चल रहा, सारी बात चल रही है। मेरे पास तो सब जगह जवानों की फौज है राजस्थान के, ये सुबह शाम बताते रहते हैं, इसको दो इसको मत दो, ये करो वो करो, समीकरण खुद ही बनाते। बच्चे इतना होशियार हो गए, मेरे से भी आगे निकलने लग जाते कई बच्चे। तो रोकता हूँ, रुको थोड़ा सा, रुको थोड़ा धैर्य रखो, जोश में हो समय रखना, और निश्चित रूप से आने वाला समय आपका जाहिल का पिछले 5 साल का जो गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार हुआ, पुलिस से लेके
एसडीएम दफ्तर तहसील से लेकर हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टरों से लेकर जो गुंडागर्दी हुई उसका एक इलाज है, कांग्रेस को इस बार घर बिठाना और उन सब के नाम लिख लो जिन्होंने बदमाशी करी। अपनी सरकार आ गई तो 24 घंटे के अंदर उन सबको घर भेज देंगे परमानेंट, और परमानेंट घर भेज देंगे तो गेला ओड़ा फाटा फेंक के सड़क में घर में लोगों को पूछे। ये इलाज है उनका, इसके अलावा कोई इलाज नहीं। आप सबने शानदार कार्यक्रम कराया, हमेशा मेरा साथ दिया, आगे भी आपको साथ देना है। जोरदार नारा लगाए राष्ट्रीय